रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आज की बड़ी खबर। ट्रंप और मोदी कभी भाई भाई थे और दोनों की बड़ी खबरें बनती थीं। अब ट्रंप ने मोदी की ठुकाई शुरू की है और बड़ी खबरें बन रही हैं। तकरीबन 25% से ज़ायद टैरिफ ठोक दिए हैं ट्रंप ने मोदी की तरफ से। जो ट्रेड नेगोशिएशंस में तातुल था, 1 अगस्त से ये पेनल्टी ट्रंप के मुताबिक हाई टैरिफ्स की ये लागू होगी। 25 के अलावा भी पेनल्टीज़ होंगी। एक ट्वीट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगरचे हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन इस दोस्त ने हमारे साथ जो भाव-ताव किया है उसके अंदर हमारा नुकसान ज़्यादा है। और फिर तमाम अल्फाज को कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कहा कि ये रशिया से सबसे ज़्यादा असला ख़रीदता है, ये रशिया से सबसे ज़्यादा तेल ख़रीदता है और हालात अच्छे नहीं हैं। आपने इस मैसेज को पढ़ा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के अंदर थरथली मची हुई है कि हमने तो बड़ी तवज्जो के साथ मामला तय किए थे। उधर से कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को नथ डाली हुई है और ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि देखें आपने 25% टैरिफ लगवा लिए और साथ ये लिखा कि 25% टैरिफ की पेनल्टी और साथ खारजा पॉलिसी की नाकामी 100%। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद है, इनका तारुफ मैं 1 मिनट में करवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ इसी स्टोरी पर नहीं रहेंगे, हम आपको खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लिए चलेंगे। 26 और 29 तारीख के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की पॉलिसी ये थी कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, फ़ौज वापस चली जाए और धमकियों पे धमकियाँ। आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो का पैगाम जारी किया जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर टोन भी तब्दील है और तरीक़ाकार भी तब्दील है। अब वो फ़ौज को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मेहमान मुतसव्वर करते हैं और कहते हैं कि अवाम और फ़ौज और पुलिस मिलकर ये कार्रवाइयाँ करेंगे। कार्रवाइयाँ क्या होंगी? इफ्तिखार फरदौस हमें ज्वाइन करेंगे, जो फाउंडर हैं दी खुरासान डायरी के और बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं। चीनी की लड़ाई पर भी हमारी तवज्जो होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ताल्लुक जमहूरी निज़ाम के उस हिस्से से है जिसके अंदर आपने एहतसाब करना होता है जमहूरी अंदाज से और कड़वे सवाल उठाने होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदगान मौजूद थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, जब चीनी का मामला आया तो सारा का सारा मसला सियासत के अंदर जाकर डूब गया। हम सेनेटर अफनाल खान से पूछेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि उन्होंने एहतसाब का बंद नहीं किया और मोइन आमिर पीरज़ादा रुकन कौमी असम्बली MQM के, जो अगरचे हुकूमत का हिस्सा है लेकिन उन्होंने काफ़ी कड़वी कसीरी बातें भी की, तो चीनी के अंदर जो घपले हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्यों टेकअप नहीं कर रही। अब आ जाए हम ट्रंप का जो मोदी पर ट्रेड हमला है उसके ऊपर। नुसरत जावेद साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की सियासत को बहुत ग्रास रूट तक जानते हैं, तो नुसरत इज़ वन ऑफ दोज रेयर स्पीशीज़। तो नुसरत, आज हमें बड़े अरसे के बाद मौका मिला है हिंदुस्तान की सियासत डिस्कस करने का। गेतियारा साफ़ियाँ वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वाशिंगटन में हिंदुस्तान के हवाले से माहौल बताएंगी और ये भी बताएंगी कि वहाँ पर जो इंडियन लॉबी है जिसके बड़े डंके बजते थे वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही ट्रंप और मोदी की जो लड़ाई इस वक्त चल रही है। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब मुआशी तज्ज़ियाकार, वो हमें बताएंगे कि टेक्निकली ये जो 25% टैरिफ लगाए हैं और उसके बाद इजाफी पेनल्टीज़ भी लगाई हैं, इसका नुकसान क्या होगा। तो सबका बहुत शुक्रिया। क्विकली मैं गेतियारा आपसे अगर पूछ पाऊँ, इस वक्त वाशिंगटन के अंदर तो वो तो उन्होंने जारी कर दिया ट्वीट हिंदुस्तान की तरफ से, अब इसको स्टडी किया जा रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान की जो लॉबी है उसका भी रद्द-ए-अमल अगर आपके पास है तो बताइएगा। जी, मैं उसकी तरफ आती हूँ। बेसिक ज़रा सा शेयर कर लेते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ज़ाहिर है जनवरी से इस साल के जब उन्होंने हल्फ लिया था, तो उनके 1-2 पॉइंट्स थे जिस पे वो जीते भी थे और जो उनका मागा, जो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है उसके पीछे एक के इमिग्रेंट्स जो हैं, स्पेशली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो उनके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे, वो कर भी रहे हैं। वो अनपॉपुलर है, पॉपुलर है, वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ इकोनॉमी, जो उनका ख्याल है कि प्रोडक्शन का जो मामलात हैं वो वापस मैन्युफैक्चरिंग के अमेरिका में आने चाहिए। वो किस हद तक कामयाब है, किस हद तक नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग बहस है। उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं और जाहिर है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर इस वक्त टैरिफ नहीं लगे, बहुत सारे मुल्कों पे वक्फे वक्फे से टैरिफ भी लग रहे हैं, मुख्तलिफ डील्स भी हो रही हैं और ये मामला चल रहा है। इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया, ये ट्रूथ सोशल पे जो सुबह उन्होंने एक बॉम्ब फोड़ा है कि 25% जो है वो उन्होंने लगा दिया है, तो ये तो देखिए, अगर आप, मैं बिल्कुल बेसिक सी आपको बताऊंगी क्योंकि जाहिर है कि आपके पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, इस पर डिटेल पे बात कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो $41 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट थी उसको जो उन्होंने की है।
इंडिया को पिछले साल 2024 में, जबकि इंडिया ने $87 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट की है अमेरिका को। तो जो ट्रेड इम्बैलेंस की बात वो बार बार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी हद तक यहाँ पे ठीक है, लेकिन वो इस वक्त बाकायदा आप अगर इस तरफ आए तो वो ऑफेंडेड भी लगते हैं। सो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहें साउथ एशिया पर ही, तो भी हमें ये चीज नजर आ जाएगी कि वो किस बात से ऑफेंडेड हैं। अभी कल इतनी धुआंधार तकरीरें जो हैं वहां पे पार्लियामेंट में इंडिया के हुई हैं, उसके भी स्पिल ओवर हो सकते हैं। मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे लॉबीज जो लगी हुई हैं वो इसलिए भी शायद कामयाब नहीं हो पा रही उस तरह जैसे पहले होती रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा लोगों की सुनते नहीं हैं। ये उनकी एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। वो अच्छा है या बुरा है, वो गले भी पड़ जाता है लोगों के, उससे उनको फायदा भी होता है उसके कई पीछे दफा। एक पूरा उनका लेकिन निज़ाम भी मौजूद है, पूरा एक निज़ाम भी उनका मौजूद है जो इस तमाम एजेंडे को लेकर चल रहा है। नुसरत, आपको पास आने से पहले लेट मी आस्क डॉक्टर फरुख सलीम। डॉक्टर साहब, ये 25% टैरिफ का मतलब क्या है टेक्निकली, और वो जो इजाफी पेनल्टीज की बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती हैं? देखिए, इंडिया और भारत और अमेरिका के दरमियान में जो तीन बड़े जो कंटेंट्स हैं, जो ट्रेड होते हैं, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें इंडिया से ज्वेलरी जाती है, जेम्स जाते हैं, और ऑटो के कंपोनेंट, कारों के कंपोनेंट जाते हैं। कोई 10 अरब डॉलर की तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट चली जाती है। अब ये सारा खेल जो हो रहा है, इसमें अगर हम पाकिस्तान को भी उसी इक्वेशन में रखें तो मामला बन रहा है कि चाइना के ऊपर या उसकी टेक्सटाइल के ऊपर कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, वियतनाम के ऊपर क्या लगती हैं, बांग्लादेश के ऊपर क्या लगती हैं, इंडिया के ऊपर क्या लगती हैं, और फिर पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी मुझे महसूस ये हो रहा है कि जिस सिमत में अमेरिका जाता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ट्रंप की सिमत भी कोई एक, आप समझिए कि परमानेंट नहीं रहती, वो बड़ी तेजी से बदल भी सकती है। अभी वो वियतनाम के ऊपर भी ड्यूटीज लग रही हैं, चीन के ऊपर लग रही हैं, इंडिया के ऊपर आपने जिक्र किया 25%। इस वक्त लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का इस सारे खेल में कुछ फायदा हो सकता है। हम टेक्सटाइल में डायरेक्टली compete करते हैं उन सारे ममालिक को। ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया के साथ, और इसी तरह जेम्स और ज्वेलरीज हैं, उसमें भी हमारा कोई इंडिया के साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा से इसका सपोर्टर रहा हूं कि पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, यानी कि हम उसको एक, मैं आता हूं, मैं उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आता हूं कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करके इस मामला को तय कर लेने हैं। मैं उनके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड हैं उनका बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं और हम इसको तरीके के साथ टैकल करेंगे, और ये वक्ती धचका है। बट इसका पोलिटिकल इम्पैक्ट होगा ना नुसरत, क्योंकि अभी कल जिक्र किया गेती ने क्या धुआंधार तकारीर हो रही थी, इतनी लंबी तकरीर की और सेशन को क्लोज किया, एक मरतबा ट्रंप का नाम नहीं लिया। इतनी लंबी तकरीर की, एक मरतबा चाइना का नाम नहीं लिया, नेहरू का नाम 14 मरतबा लिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, और आज अमेरिका की तरफ से मिसाइल आ गए। साहब, बात यह है कि तला साहब, जितना थोड़ा बहुत मैं इंडिया की पॉलिटिक्स को जानता हूँ, नरेंद्र मोदी इस वक्त मीशत पर बोझ बन चुके हैं, और न सिर्फ भारतीय मीशत पर बल्कि अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS पर भी बोझ बन चुके हैं। उनके बगवत जो हैं, उन्होंने कहा कि 75 ईयर्स जो है वो आपका बेड पीरियड होता है, यानी कि रिटायर हो, बस करो यार, जान छोड़ो, इन शॉर्ट। मैं सिर्फ एक बात पे आपका करना चाहूँगा जो हम शायद अभी उसको मिस कर गए हैं। ट्रंप का उसने जो कुछ अपने सोशल मीडिया पे लिखा है साहब, वो बहुत गौर से पढ़ने की बात है। उसमें वो रूस के फौजी सामान का जिक्र तो करता है, साथ में तेल की बात जब वो करता है, तो भाई तेल आपके वहाँ पे 2 रिफाइनरीज हैं। एक तो रशिया की है, क्योंकि रशिया तो आपको पता है नेशनलाइज इंडस्ट्रीज में वो करते थे, वहाँ पे खाम तेल जाता था। दूसरी गालिबन अंबानी वगैरह की है, वो प्राइवेट इंडस्ट्री की हो गई। वहाँ से ये खाम तेल निकाल कर जो है वो, यानी अलग करके, तो डीजल यूरोप भेज देते थे मेड इन इंडिया करके। अब ट्रंप को असल गुस्सा जो है वो ये है कि यार, मैंने तो अपनी तेल और गैस बेचनी है यूरोप को, नेट एक्सपोर्टर है अब तो तेल और गैस, और तुम जो हो उसके अंदर जो है हमारे छाबे में हाथ डाल रहे हो। दूसरा, अगर आप उसको गौर से पढ़ें
तो उसने नॉन मॉनेटरी यानी प्रॉब्लम्स छुपे हुए, हाँ बिल्कुल नॉन मॉनेटरी, बिल्कुल सही सर। नॉन मॉनेटरी का हमें बहुत अंदाज़ा है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि मैं उन बदनसीब लोगों में शामिल था कि जिसको ये उम्मीद थी कि शायद हम की आशा होगी और फ्री ट्रेड होगी। जी बिल्कुल। अच्छा सर, चौधरी शुजात हुसैन साहब जब वो हमारे यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद थे, तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का एक वफ्द लेकर वहाँ गए, मैं उनमें शामिल था साहब। वहाँ पे नॉन यानी मॉनेटरी जो पाबंदियाँ खुद देखा, वो बार बार कहते थे कि जी जब हम मेथी की बात करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एज ये है कि कसूर की होनी चाहिए, ठीक, यानी मेथी कसूर की हो। अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ की उगाई है तो वो मेथी नहीं है। अच्छा, जुत्ती पसरूर की हो तो कॉम्पिटिटिव एज ये है कि जूता जो है सिर्फ पसरूर का हो, एंड वगैरह वगैरह। ठीक। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके जो ये वो चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले कह रहे हैं कि जी ये मामला आसानी से और मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि साथ ही ट्रम्प जो है वो रूस को 10 दिन दे रहा है। मेरी हम्बर राय है, जितना थोड़ा बहुत मैं इंडिया की पॉलिटिक्स जानता हूँ, मिस्टर मोदी हैज़ बिकम अ बर्डन फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटिक्स। अब उसके लिए सिर्फ एक आखिरी लाइन, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। मौसूफ की सालगिरह है सितंबर में, तो लेगेसी के लिए वो हमारे साथ एक कुछ और भी कर पन्ना सकते हैं, भी ले सकता है। रीजनल मसला खड़ा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास वापस आऊं बिफोर आई गो टू गेतियारा, ये जो इम्पैक्ट है, कुछ कहा जा रहा है कि इंडिया इसको टैकल कर लेगा, उसकी जीडीपी के ऊपर असर जो है वो 0.5% पड़ता है, उसके पास ऑप्शन है, वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, वो दूसरी जगहों के ऊपर अपना माल बेच सकता है, वहां से माल खरीद सकता है। नुसरत साहब ने इसकी तरफ इशारा किया, तो मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, रशिया से वो जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, अगर बतदरीज उसका वॉल्यूम कम हुआ है, पहले किसी जमाने में 70% था, अब 36% है, उस पर भी ट्रंप को गुस्सा है। तो मल्टीपल इश्यूज है, सिर्फ ट्रेड के इश्यूज नहीं है। जी उन्होंने जो किया है, ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किंग ऑफ टैरिफ, यानी कि उन्होंने इंडिया को कहा कि पूरी दुनिया में वो सबका टैरिफ के हवाले से वो बादशाह है। और फिर उन्होंने कहा कि वेरी बिग अब्यूसर। तो ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स हैं जो उन्होंने इंडिया के हवाले से इस्तेमाल की हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना आसान होगा जो इंडियन अपना समझ रहे हैं, या इंडिया के चैम्बर जो चीजें बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तलत साहब, पाकिस्तान की जो सफारती सक्सेसेस हैं पिछले 2 या 3 महीने की, ये मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले 40-50 सालों में कभी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसने ऐसा रोल प्ले किया हो। अब आप सोचें कि एक तरफ तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, जो कि एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी है। उनके पार्टनर्स जो हैं वो जैक विटकॉफ वगैरह वो पाकिस्तान विजिट कर चुके हुए हैं, उनके साथ हम एग्रीमेंट कर चुके हुए हैं। फिर वो एक जो ईगो मसाजिंग हमने की है पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की, वी वर द फर्स्ट कंट्री जिसने कि नॉमिनेट किया उनको नोबेल प्राइज के लिए। तो मुझे इतनी मल्टी प्रोंग जो डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हैं पाकिस्तान की, जो पिछले 2-3 महीने में नजर आ रही हैं, ये पहले मुझे कोई 30-40 सालों में इस किस्म का मामला नजर नहीं आता। देखिए, एक हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बैठे होते हैं अमेरिका में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो चीन में बैठे हैं चीन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो दोनों तरफ पे, दोनों महाजों पे, और इस तरह खूबसूरती से दोनों ताकतों को बैलेंस करना, ये मैंने पहले नहीं देखा था। जी बिल्कुल। और लेकिन बैलेंसिंग एक्ट जो है वो काफ़ी प्रिकेरियस भी होते हैं। वो अभी तो हालात हमारे बड़े अच्छे हैं। ज़रा वापस चलते हैं वाशिंगटन। कहती ये जो अभी जिक्र हुआ कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और वो बिल्कुल ट्रंप के कैरेक्टरिस्टिक अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया की ईगो, इंडिया का अपने बारे में इमेज, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और जफ्फियाँ डालता होता था और हाथ मिलाता होता था और अंगूठे दिखाता होता था, यानी एक बहुत हाई प्रोफाइल डेवलप किया। हर पार्टी के अंदर उनका बंदा बैठा हुआ है, कभी उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका इंडियन कनेक्शन निकल आता है, मतलब हर जगह पर उनके लोग मौजूद हैं। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, इसके मुतल्लिक आपकी क्या रीडिंग है? देखिए तारा साहब, एक चीज तो ये है कि आप देखिए कि जब से ये ट्रम्प बात कर रहे हैं टैरिफ की, तो
उसके बाद जाहिर है कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है अमेरिका के इकोनॉमी पे या कंज्यूमर पे, क्या इसका जो इम्पैक्ट जाने वाला है। उसके हवाले से अमेरिकन मार्केट्स जो है वो बहुत ऊपर नीचे परफॉर्म करती रही, ऑन एंड ऑफ होते रहे टैरिफ, उसकी वजह से बड़ी अनसर्टनिटी है। लेकिन दिस इज लाइक प्रोबेबली अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन जो अब सर्वेज आ रहे हैं डिफरेंट किस्म की हमारे जो यहाँ पर, उसमें यही चीज आ रही है कि जितना शोर मचाया जा रहा था और समझा जा रहा था कि बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हो जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी जैसे ही वो टैरिफ कहीं और लगाएंगे, वो नंबर्स नहीं आ रहे। तो उससे ये हो रहा है कि हमें ये भी लग रहा है कि सदर ट्रंप जो है अपनी इस पूरी जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है, जो कि बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है, अनपॉपुलर भी है बहुत सारे हलकों में, वो उनके लिए ठीक काम कर रही है किसी हद तक। तो वो एम्बोल्डन हो रहे हैं। तो इतने स्ट्रांग अगर आपको वर्ड्स में चीजें सुनाई दे रही हैं, तो उसके पीछे ये भी एक चीज है कि उनको डिजिट्स नजर आ ये रहे आपका हैं। बड़ा दिलचस्प नुक्ता है कि वो कितने वो कामयाबी के ऊपर इतरा भी रहे हैं। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी छपने शुरू हो गए नुसरत आर्टिकल कि ये ट्रंप इज सक्सीडिंग, तो व्हाट डज इट मीन फॉर द अमेरिकन। लेकिन वापस आएगा, कांग्रेस के लिए तो हलवे ही हलवे हैं, उनको तो बहुत ज्यादा फुल टॉसें मिल रही हैं। वो ठीक खेल रहे हैं आपके ख्याल में राहुल गांधी? मेरा अपना ख्याल है जी कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा है जो टिपिकल होता है साउथ एशिया में कि माओ को बेटा ये नहीं पसंद होता है। वरना कल जो है बुनियादी तौर पर दीवार से जो है वो प्रियंका ने लगाया। जी बिल्कुल हाँ, बोल। और आज देखें, आज हिंदू अखबार में खबर आई है, ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं एज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वो ये कहता है कि जी अमित शाह कहता है कि तीनों पाकिस्तानी थे, नहीं लेकिन एक बंदा अनंतनाग का था और वगैरह वगैरह। उन्होंने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है और अमित शाह को किया है, और उसको उसने बाकायदा पुश टू वॉल किया है। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट जो है हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमारे हवाले से तो सितंबर के इरादे अपनी जगह, अल्लाह करे वो ना हो, मेरे मुंह में खाक में गलत साबित हूँ, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जो बिहार का इलेक्शन होना है, सर 9 करोड़ की आबादी का मुल्क है वो, और वहाँ पर ये इन्होंने एक नई पख लगाई है मुसलमानों को और दलित के वोट काटने के लिए कि वही इंतहाबी लिस्ट जिसने सिर्फ 1 साल पहले कौमी असम्बली के लोकसभा के यानी अरकान चुने हैं, उनको दोबारा वेट किया जाएगा, और उसके लिए इस किस्म के आपसे दस्तावेजात मांगी जा रही हैं जो आमतौर पर इन तबकात के पास नहीं होती गरीब लोगों के आप वहां पर एक, जैसे मेरे पास भाई जमन पर्ची नहीं है, मैं कहां से लाऊं? तो इलेक्ट्रल क्लिनजिंग का बंदोबस्त है। तो एक उनका बर्थडे भी है और साथ बिहार का इंतखाब भी है और ऊपर से अमेरिका से ठीक ठाक भेजती भी है। लीथल कॉम्बिनेशन। आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ प्रोग्राम हमारा जारी है। बड़ा दिलचस्प मामला है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है अमेरिका के हाथों। और वैसे भी हम पाकिस्तान के अंदर भी आएंगे और आपको खैबर पख्तूनख्वा लेके जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन, आइए अब आपको हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लिए चलते हैं। पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर अब दुनिया भर में ख़बरों की जद में है, क्योंकि यहाँ से जो ख़बरें बन रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद एक इलाकों में जो मुत्तसिल हैं अफ़गानिस्तान के साथ, वहाँ पर कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। कार्रवाइयों के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके बयानात में हमने वाज़ेह तब्दीली देखी है। 26 से लेकर 29 तारीख तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर अलीमीन गंडापुर की एक ख़ास पॉलिसी थी। वो क्या थी, ज़रा सुनते हैं। एक वादे पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाजत देंगे और न ही हमें काबिल कबूल है। ये फैसला हुआ है कि गुट तालिबान की मौजूदगी को खत्म किया जाए। वादे का बात दे रहा हूँ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कि किसी तरह का कोई भी कैसी भी हालात में किसी तरह का कर्फ्यू का ऑर्डर आप नहीं करेंगे। तो ये एक उनकी पॉलिसी थी। आज एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई, फौजी क़यादत ने भी उसके अंदर शिरकत की, दूसरी जमातों के नुमाइंदगान भी बैठे थे। उसके बाद इसी चीफ मिनिस्टर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उसमें बहुत सारी बातें की। सिर्फ उसका लुब्बे लबाब आपके सामने रख देते हैं। एक साजिश के तहत हमारे हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। जितनी हमारी फौज है ये सब हमारे मेहमान हैं। हमारे मेहमान को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो वो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक अवाम अपनी हुकूमत का और अपने इदारों का साथ नहीं देगी, न ही हम जंग जीत सकते हैं और न हम ये जंग लड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर कोई आपको मुस्तनद रिपोर्टिंग चाहिए और फौरी रिपोर्टिंग चाहिए तो खुरासा डायरी एक सोर्स है जिसको मैं खुद भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ।
वहाँ से हमें खबरें आई हैं कि ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं है। इनके फाउंडर और सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो मैंने ये 2 साउंड्स प्ले की हैं, वाज़े तब्दीली आपको लगी आज की पॉलिसी में, या कोई हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस कर दिया? आपका तज्ज़िया क्या? इट्स इंटरेस्टिंग कि आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एक तो जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होनी थी उससे पहले जो है अली अमीन साहब को बुलाया गया, एक अलहदा सी भी मीटिंग हुई, और उसके बाद मीटिंग के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मीटिंग बहुत कॉर्डियल तरीके से हुई, कोई उसमें रेजिस्टेंस जो है नहीं थी। ठीक है। तो जो पहले स्टेटमेंट थी वो तो ऑब्वियसली पार्टी का मौक़िफ़ लगता है, और जो आज की स्टेटमेंट है वो चीफ मिनिस्टर का मौक़िफ़ लगता है। एंड आई थिंक कि जो हमारा काउंटर टेररिज्म का स्फीयर है खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क में जनरली भी, आई थिंक वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब आ गया है कि जब पॉलिटिक्स और सिटी मेजर्स एक दूसरे के साथ अब मिल रहे हैं, तो मैं इसको तो केपी के लिए तो फ़ायदेमंद देखता हूँ, लेकिन अली अमीन साहब की पॉलिटिक्स के लिए इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आता। ऑलरेडी उन पे वो क्रिटिसिज्म जो है वो आ रही है। बड़ी दिलचस्प बात आपने की। अगर पहले जो बयानात लें जिसके अंदर वो कह रहे थे कि फ़ौज यहाँ से चली जाए और इंटीरियर मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होना चाहिए, किसी किस्म के ऑपरेशंस नहीं होंगे, वसाइल इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लंबी चौड़ी कहानी उन्होंने बयान की, उसके साथ अगर उनकी पॉलिसी जुड़ जाती तो क्या वाकईतन वो काबिल अमल पॉलिसी होती? क्या वाकईतन वो जो कुछ उन्होंने कहा वो करने की उनके पास सलाहियत है? उसके पस मंज़र में सूबे का कुछ फ़ायदा होता, नुकसान होता अगर वही पॉलिसी चलाते? तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट करना ज़रूरी है। एक तो ये गेमा गेमी थी या चेमागोइयाँ हो रही थी कि अली अमीन साहब की हुकूमत शायद चली जाए। मेरे ख्याल में ऐसा कोई इरादा कभी था नहीं। दूसरा ये कि अली अमीन साहब ने दो PTI के हैं और वो चीफ मिनिस्टर हैं और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की पॉलिटिक्स की है, लेकिन मेरे ख्याल में वफाक को उनकी पॉलिटिक्स से फ़ायदा हुआ है। और तीसरी बात ये कि ये बात चल रही थी PTI के अंदर, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बयानात भी थे उनके लीडर्स की तरफ से कि शायद जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, जिसके जरिए फौज को है KP में मदऊ किया गया, ऑब्वियसली मदऊ किया जाता है, तभी वो कह रहे थे कि मेहमान है जी। तो वो एक ही जो है एडवोकेट जनरल ने उस पर सिग्नेचर जो है वो करना है और वो वाइप आउट हो जाएगा। तो वो सारी बातें तो अब ख़त्म हो गई। लेकिन जो आपकी बात है कि ये अब चीज़ें किस तरफ जाएंगी और ये इन सिंक हो रही हैं कि नहीं, जो डीब्रीफिंग है, और अली अमीन साहब को भी यही बताया गया कि जब उनको एक एक्चुअल पिक्चर जो है वो पेश की गई कि इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको याद हो तलत साहब जब मौलाना खान ज़ेब की जो है वो शहादत हुई थी, उसके बाद जो है बाजोड़ के ट्राइबल एल्डर्स को जो है वो बुलाया गया था। ऑल्दो वो पब्लिक स्टेटमेंट तो नहीं थी, लेकिन वो उन एल्डर्स ने इस पे एग्रीमेंट जो है वो किया था कि आप बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन नागजीर हो गया है। उसकी वजूहात क्या है? उसकी एक अहम वजह ये थी कि तकरीबन 800 के करीब जो फाइटर्स थे वो बाजोड़ में आके जो है वो सेटल हो गए थे, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक। दूसरी बात यह कि हमने देखा कि नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान से अफगान तालिबान ने एक हिकमत अमली के तहत, एंड हमने देखा कि सारी डिप्लोमेटिक मूवमेंट हुई, इंटीरियर मिनिस्टर गए, उससे पहले जो है अफगान तालिबान ने अफगान फाइटर्स को कहा कि आप वापस आ जाएं, ठीक, यू विल नॉट बी अलाउड। लेकिन जो वहां से निकला उनकी आमद जो है वो बाजोड़ की साइड से जो है वो हुई। एंड बाजोड़ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप इसको सिर्फ बाजोड़ की तरफ जो है बना देखें, एक तो ये चित्राल से जाकर वो पट्टी जी ऊपर मिलती है, और दूसरा जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वहां पे भी इनकी इन्फ्लक्स जो है वो शुरू हो गई थी। तो इट वाज इंपॉर्टेंट टू सिक्योर बाजोड़। मोमन साथ है, सवाद साथ है, मतलब हमने देखा है मौलवी फकीर के दिनों में ये किस तरीके से स्प्रेड किया, सवाद से इधर गया फिर आगे गया। तो अब जो लोग बात कर रहे हैं कि जी कार्रवाइयां तेज हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है मुक्तदरा जिसको आप कहते हैं, वो इसको ऑपरेशन का नाम नहीं दे रही। तो एक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसकी क्या मंतक हो सकती है, और दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई कि ये तेज कार्रवाइयां क्या हैं? देखिए, जो ऑपरेशन तो हम इसको लार्ज स्केल नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी मूवमेंट हुई है उसको आप ऑपरेशन का नाम तो नहीं दे सकते। ठीक। और ये जो जहां पर ये काम हो रहा है वो सिर्फ 16 देहात हैं जहां पर कर्फ्यू जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर मैं आपको जियोग्राफिकली जो है वो वर्ड्स में समझा सकूं तो यहाँ पर एक घर है, जिस पहाड़ है जिसका नाम है सोनई घर, उसके रिज के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 67 to 68 TTP के फाइटर्स बैठे थे, और वो बेसिकली रोड को जो है उन्होंने कन्वर्जेंस पॉइंट बनाया था जहाँ पे वो लोगों से भत्ता भी मांग रहे थे, खाना भी मांग रहे थे, ID कार्ड्स, मल्टीपल वीडियोज जो है वो आई हुई हैं, जिसके बाद ये नागजीर हो गया था कि यहाँ पर जो है इनको सराउंड किया जाए। करंट सिचुएशन के अंदर एक बात, एंड आई होप वो इसी तरह ही रहे,
कि उसमें ये नज़र आती है कि बाय द टाइम दे ट्राई टू रन इनटू अफगानिस्तान, वहाँ से जो है बॉर्डर को लॉक कर दिया गया। सो दे वर नॉट अलाउड एंट्री इनटू अफगानिस्तान। आज के दिन के अंदर वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है। इस टाइम पर पीटीआई की लीडरशिप, कुछ लोकल लीडरशिप बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं कि हमें अनअनाउंस किया गया। लेकिन ऑब्वियसली किसी भी मुल्क में फौजी ऑपरेशन कभी अनाउंस जो है वो नहीं होता, उसकी अपने मुहरकात होते हैं। इस टाइम की अगर मैं आपको सिचुएशन बताऊं तो ये मिलिटेंट्स को जो है इनको एक जगह के अंदर सेमी सर्कल के अंदर जो है वो या बाजोड़ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बाजोड़ 16 गांव की जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई कि बहुत अरसा पहले जब नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था तो कहा यही जा रहा था कि इधर से हम जोर लगाएंगे, उधर से दरवाजा खुला होगा और ये घूम के वापस आ जाएगी। इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर है। तो आप कह रहे हैं कि रिवॉल्विंग डोर और रिटर्न बंद हो गया है, तो वहां पर अब जो कार्रवाई होगी उसके नतीजे हमारे सामने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। चीनी की इस मुल्क में किल्लत है, एक ऐसे मुल्क में जहां पर आप चीनी के ज़रिए जो मुनाफा देखें और सुने तो आप की आंखें घूम जाती हैं कि इतने पैसे इस सेक्टर में से बनते हैं, लेकिन मुल्क चीनी की किल्लत का शिकार है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ दिन पहले इस पर बहस हुई। कुछ मालूमात हमें वहाँ से मिली, लेकिन कुछ मालूमात अपोजिशन का मानना ये है कि छुपाई गई। हम जानना ही चाहते हैं कि एक ऐसी कमेटी जहाँ पर सख्त सवालों से एहतसाब मुमकिन है, हम इतने अहम कौमी मामले पर पूरी मालूमात क्यों हासिल नहीं कर पाए। उनके मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और मोइन आमिर पीरज़ादा साहब जो रुकन कौमी असम्बली हैं MKM के, मोइन साहब आपका भी शुक्रिया। अगर सेनेटर साहब मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, ये क्या वजह है कि उस मीटिंग के अंदर किस किस की शुगर मिल है, ये नाम सामने लाने में तरद्दुद बरता गया या नाम सामने नहीं आने दिए गए, क्या हुआ वहाँ पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उधर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया कि किस किस की शुगर मिल्स हैं और वो जो शुगर मिल्स हैं उनके कौन कौन डायरेक्टर हैं, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें तमाम जो लोग थे उनके नाम उधर वाज़े तौर पे नज़र आ रहे थे, और उस पर किसी किस्म का जो है उसको किसी तरह रोका नहीं गया। और वो लिस्ट जो है वो तो पब्लिक डोमेन में है, मेरे पास भी है और भी लोगों के पास है। अच्छा मोइन साहब, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ तो ये नामों के गिर्द मसला क्यों खड़ा हुआ? आपका एक बयान भी मेरे सामने है कि मिल्स के मालिकान कौन हैं। अफनान साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई मालूमात छुपाने की बात नहीं थी, तो तशतज़बाम है मालूमात। तो वहाँ पर तमाम मालूमात आपको मिली जिनके ज़रिए आप ये जान पाएँ कि किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? हाँ, वो बिल्कुल शुरू में ये लेकर नहीं आए थे डिपार्टमेंट वाले लिस्ट, और जब उनसे तलब की गई तो उन्होंने तमाम तर डिटेल हमें प्रोवाइड की, जिसमें तमाम मिलों में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं और उनके तमाम नाम जो है कमेटी के आगे रखे गए। बाद में हमने ये सहाफ़ियों को भी इशू की लिस्ट पूरी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपके कोई ऐसे सवालात हैं जो मीटिंग के बाद आपके जिनके जवाबात नहीं मिल पाए? मसलन आपने एक सवाल उठाया था कि एक्स मिल की कीमत जो है हर माह 2 रुपए का इजाफा क्यों हो जाता है। ये तो खैर एक टेक्निकल सवाल है, लेकिन इसके साथ ये मामला जुड़ा हुआ कि हम चीनी के बहरान पर काबू क्यों नहीं पा रहे। इन सवालों के जवाब आपको मिले वहां से? देखें गलत भाई, जो मेरा पहला सवाल आपने कहा कि टेक्निकल है, उसी में दूसरे सवाल का जवाब है। जब एक प्रोडक्ट है जो आपकी 15 मार्च को तैयार हो जाती है फाइनल, तो 1 अप्रैल को हमें उसकी जो है ना मैक्सिमम जो है एक्स मिल प्राइस दे देनी चाहिए। अगस्त में एक पहले आप इसको एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं, फिर शॉर्टेज हो जाती है, फिर महंगी हो जाती है, फिर आप एक्स मिल प्राइस भी दोबारा से मुकर्रर करते हैं। ये किसी भी तरीके से लीगल मैं इसको नहीं समझता, और ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है। और उसके बाद फिर आप अगस्त में 165 फिर 167, फिर नवंबर में जाके इसको 171 कर देते हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि जो सैब है, तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है, वो कल्प्रेट है इस सारे मामले का। वही जो है चीनी की कीमतें बढ़ाने की जो सिफारिश कर रहा है, उनकी एक्स मिल प्राइस मुकर्रर कर रहा है,
वही एक्सपोर्ट की सिफारिश करता है, वही इंपोर्ट की सिफारिश करता है। वो दरअसल एक तरीके से आला कार बना हुआ है जो शुगर मिल्स ओनर हैं उनका। और इसमें मज़ेदारी की बात है, जो इससे पिछली वाली मीटिंग थी, मैंने इनसे कहा कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद हैं। तो मैंने कहा कंज्यूमर का नुमाइंदा कौन है? कहना सर कंज्यूमर का नुमाइंदा तो कोई नहीं है। तो जब कंज्यूमर का नुमाइंदा नहीं है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं शुगर को कंज्यूम करने वाले, तो उसके बाद इस शुगर एडवाइजरी बोर्ड की कोई अखलाकी हैसियत क्या रह जाती है? तो इसीलिए मैं समझता हूँ ये बड़े आम सवाल है, आम सवाल है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि सेनेटर साहब के पास जाऊँ। सेनेटर साहब, वहाँ से एक ये भी फिगर निकला कि 300 अरब का मुनाफा जो है या इसके इक्विवेलेंट रकम जो है वो किसी न किसी सूरत में इस बहरान से इन शुगर मालिकान, जिनकी मालूमात आपने फरमाया कि अवेलेबल हैं, मेरे सामने भी लिस्ट पड़ी हुई है, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो आपकी उस मीटिंग के बाद यही अंडरस्टैंडिंग है कि यही वॉल्यूम है इस बहरान से मुनाफाखोरी का, या आपका कोई और पर्सपेक्टिव है? नहीं, देखें, ये तो ऑफिशियल स्टांस है जिसके अंदर ये तमाम बताया गया, उसकी कैलकुलेशन की गई कि जो कीमत के अंदर जो बढ़ाव आया है उसकी वजह से जो उसका जो प्रॉफिट होगा या जो भी उसके जो ओवर एंड अबव जो प्राइस आ रही है वो उसका तकरीबन जो एस्टिमेटेड था वो तकरीबन 300 अरब रुपए बताया गया था, तो उतना ही तकरीबन बनता होगा। तो आप हमें क्या नाजरीन को बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी अहम कमेटी के आप दोनों मेंबरान हैं, और मैं इसके बाद ये पीरजादा साहब के पास भी सवाल लेके जाऊंगा, कल्प्रिट कौन है इस तमाम मामले में? अमूमन ये कहते हैं कि अगर आपने किसी जुर्म को पकड़ना हो तो ये देखिए कि पैसे का ट्रेल कहाँ पर है। तो पैसा तो फिर शुगर मिल वालों ने बनाया, तो आपकी नज़र में कल्प्रिट कौन है इस बहरान में? देखिए, इसके अंदर जो है वो कुछ बुनियादी चीज़ें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर वो ख़ुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मामला है। हमारे पास शुगर जो थी वो एक्सेस में थी, और तकरीबन जिसकी वजह से 7,68,000 टन जो है वो एक्सपोर्ट की गई। 7,68,000 टन जो एक्सपोर्ट की गई, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज कमाया गया वो तकरीबन $402 मिलियन था। अब उस वक्त जो एस्टिमेशन थी वो यही की गई थी कि ये इतनी शुगर अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसका इम्पेक्ट प्राइस के ऊपर नहीं आएगा, मगर बदकिस्मती से वो जो मामला था वो उस तरह हुआ नहीं और कीमत जो है वो ऊपर चली गई। और अब तकरीबन 3 लाख टन शुगर जो है वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है। तो अगर आप उसको 3 लाख टन की अगर इंपोर्ट को अगर आप सामने रखें तो ये तकरीबन आपको $160 मिलियन की पड़ेगी। तो ये अल्टीमेटली आप समझ लें, अभी भी अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक अच्छी डील थी, मगर ज़ाहिर है आवाम को जो इसकी वजह से मामला हुआ है, जो कीमत ऊपर गई है और उसकी कीमत का जो ज़ाहिर है जो बर्डन ट्रांसफर हुआ है, कल्प्रिट कौन है? आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बदकिस्मती से, कल्प्रिट कौन है? इफ आई कुड जस्ट सिंपली आस्क यू, तो किस्मत कल्प्रिट है इसके अंदर, किस्मत ठीक नहीं थी? देखें, ये कोई अगर इंक्वायरी हो तो वो किसी को एग्जैक्टली नॉमिनेट कर सके, लेकिन या तो ये प्लानिंग के अंदर गलती की गई है या फिर ये जो है ये कोई कार्टलाइजेशन वाला मामला भी किया हो सकता है। तो इन दोनों में से कुछ है कि, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी की नीयत जो है वो ख़राब ना हो और एक्चुअली मामला जो है वो प्लानिंग की वजह से ख़राब हो गया हो। एक बात आप ज़रूर जहन में रखें कि शुगर को एक्सपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज कमाया गया है जो तकरीबन $402 मिलियन है। अगर शुगर की कीमत ऊपर ना जाती तो फिर ये इतनी बुरी डील नहीं थी, बल्कि ये बहुत अच्छी डील थी, लेकिन बदकिस्मती थी क्योंकि वो ऊपर चली गई है तो अब वो उसका इम्पैक्ट फिर आवाम पे आया है और वो ज़ाहिर है वो को इतना अच्छा नहीं हुआ। मोइन साहब, अगर मैं आपसे पूछूं बिल्कुल मुख्तसरन कि कल्प्रिट कौन लगता है तमाम बातचीत के बाद, तो कौन है? लेकिन तलत भाई, बुनियादी चीज़ देखने की ज़रूरत यह है कि कोई एक चोर मुख्तलिफ औकात में एक ही जगह पे चोरी करता है तो अपना तरीका वारदात चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा दीदा दिलेरी है कि हमेशा चीनी के अंदर जो तरीका वारदात है वो भी सेम ही होता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। पहले एक्सपोर्ट करेंगे, फिर शॉर्टेज करेंगे, फिर महंगी कर देंगे, उसके ज़रिए पैसे कमाएंगे। एक्सपोर्ट के ज़रिए पैसे कमाए, शॉर्टेज कर दी, महंगी करके उसके ज़रिए पैसे कमाए गए, और अब इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट तो मजबूर हो जाती है अल्टीमेटली
क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए मजबूर होती है कि वो सही वक्त पे एक्ट नहीं कर पाती। देखें, ये तो बिल्कुल वाजे हो गया है कि इस सारी सूरत हाल में कल्प्रिट जो है शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। वो लोग हैं जिन्होंने पहले एक्सपोर्ट की परमिशन दी और उस एक्सपोर्ट की परमिशन के बाद वो सप्लाईज को और स्टॉक को मैनेज नहीं कर पाए, फिर वो शॉर्टेज हो गई, महंगाई हो गई। तो मेरी इस नज़र में मेन कल्प्रिट शुगर एडवाइजरी बोर्ड है और इनके खिलाफ ये ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन और टाइम भी ख़त्म हो गया। बहरहाल उन्होंने बता दिया कि उनकी नज़र में कल्प्रिट कौन है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये मामला इतना सादा नहीं है कि इतनी आसानी से हज़म हो जाए और हर हुकूमत के नीचे ये मामला होता है। हर हुकूमत ऐसे ही हीले बहाने करती है। अब मेरे ख्याल में इस दौर में इस मामले को किसी और तरीके से निपटाने की ज़रूरत है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।